सभी को गुड मॉर्निंग। आज अपन जो बात कर रहे हैं वही पिछला टॉपिक दो ध्रुवीयता का अंत, इसी को आगे बढ़ाते हुए इसके बारे में बात करेंगे कि आज अब बात कर रहे हैं सोवियत संघ का इतिहास, कि सोवियत संघ का इतिहास है वो कैसा रहा है। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था उसके शक्तिशाली होने के कारण तो हमने पहले ही पता कर लिए थे। आज इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो इसके इतिहास को या सोवियत संघ को मजबूत करने के लिए कुछ नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सोवियत संघ के, तो उनके बारे में बात करते हैं। जो प्रथम जो शासक था सोवियत संघ का वो थे जोसेफ स्टालिन का शासनकाल। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि शुरुआती दौर में सोवियत संघ को बनाने का कार्य भी इन्हीं ने किया था। जो 15 राष्ट्रों का जो समूह बनाया था वो स्टालिन का ही वो कार्य था। तो इनका जो कार्यकाल था वो 1924 से 53 के बीच का था। 1924 से 53 के बीच के काल को माना जाता है कि इस दौरान इन्होंने क्या क्या कार्य किए इसके बारे में। तो ये प्रथम शासक थे, प्रथम शासक जिन्होंने सोवियत संघ को मजबूती प्रदान की। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सोवियत संघ को मजबूत करने वाले जो प्रथम शासक थे वो कौन थे, तो स्टालिन थे। बस इतना याद रखना अपन को कि स्टालिन ने ही सबसे पहले सोवियत संघ को मजबूत करने का कार्य शुरू किया था। इसके अलावा सोवियत संघ के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब इन्होंने एक क्या कार्य किए थे, इनका मुख्य कार्य था उद्योगों को बढ़ावा देना। किसी भी देश को आप शक्तिशाली बनाना है तो उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। उद्योगों को बढ़ावा देना। तो पहला ये शासक था जिन्होंने तीव्र गति से हर क्षेत्र में उद्योगों के निर्माण की योजना बनाई और उसको क्रियान्वयन का कार्य किया। इसके अलावा दूसरा जो विश्व युद्ध था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध, इसमें भी जीत दिलाने का कार्य भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। दूसरे मतलब मुख्य रूप से इनकी रणनीति के आधार पर ही सोवियत संघ को विजय मिली थी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। इसके अलावा इन्होंने क्या कार्य किया था, खेती पर बलपूर्वक खेती का बलपूर्वक सामूहिकीकरण किया था। अब ये खेती का बलपूर्वक सामूहिकीकरण क्या है कि पहले जो निजी संपत्ति के रूप में लोगों के पास में जमीनें थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटी हुई थी। तो इन्होंने क्या किया था, उन सभी की जमीन को राज्य के अधीन किया और उनको सपाट करके एक बड़ी भूमि में तब्दील कर दिया। और जैसे अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि एक बड़ी जमीन और उसके अंदर 15 परिवार 20 परिवारों को बसा दिया गया। वो साथ में कार्य करते, जो भी मुनाफा होता आपस में बांट लेते, जो राज्य का जो टैक्स होता वो राज्य अपने आप ले लेता था। तो ये जो प्रणाली थी ये इन्हीं की देन, स्टालिन की, इसलिए आज भी हम स्टालिन को याद कर रहे हैं। ये सामूहिकीकरण, खेती का सामूहिकीकरण सोवियत संघ को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये मुख्य रूप से अपन 4 कारण देखते हैं इनके। अब बात करते हैं अगले शासक के बारे में, और अगले शासक थे निकिता क्रुश्चेव। इनके बीच में दूसरे शासक भी आए थे लेकिन उनकी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। निकिता क्रुश्चेव के समय में एक बहुत बड़ी समस्या इस विश्व के सामने आ गई थी और वो थी क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट। अब ये क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, वैसे तो पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी, फिर भी शॉर्ट रूप में एक बार वापस समझा देता हूँ कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। कि ये क्यूबा नामक एक छोटा सा देश था, अमेरिका के नज़दीकी एक देश था। जब पूरा विश्व 2 गुटों में बढ़ता जा रहा था तो क्यूबा देश ने सोवियत संघ की प्रणाली को अपनाया, और जबकि अमेरिका को नकार दिया, नज़दीक अमेरिका के था। जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पर क्रुश्चेव को एक मौका मिला इस क्यूबा के ऊपर अपने परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। जिसके कारण तैनात करते ही क्या हो गया, अमेरिका के लगभग जितने भी बड़े शहर थे उन पर कभी भी निशाना लगा सकता था सोवियत संघ। जिसके कारण पूरे विश्व में गहमागहमी मच गई और वापिस से एक तीसरे महायुद्ध का संकेत हमारे सामने उभर के सामने आने लगा। किंतु दोनों देशों ने समझदारी दिखाई और बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से इस क्यूबा मिसाइल संकट से निपटा गया। यदि यहाँ पर निकिता क्रुश्चेव समझदारी नहीं दिखाते तो आज स्थिति कुछ अलग ही होती।
लेकिन इनकी समझदारी के कारण ये क्यूबा मिसाइल संकट टल गया था। इसके अलावा इन्हीं के शासनकाल में अंतरिक्ष में पहुंचने की होड़ भी लग गई। इन्हीं के शासनकाल में अंतरिक्ष में पहुंचने की ओर लग गई कि अमेरिका से पहले हम अंतरिक्ष में पहुंचे, हम चंद्रमा पे पहुंचे, हम अन्य ग्रहों पे पहुंचे। तो बहुत तीव्र गति से अंतरिक्ष का कार्य था वो निकिता क्रुश्चेव के शासनकाल में हुआ था। इसी के तहत स्पुतनिक यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजा गया। जो प्रथम यान था स्पुतनिक, उसको भेजा गया। यूरी गागरिन, इनको भेजा गया। ये मुख्य रूप से कार्य इन्हीं के शासनकाल में हुए थे। बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि पहली बार यूरी गागरिन जब अंतरिक्ष में गए थे तो पूरा विश्व अचंभित हो गया था, और ये पूरा का पूरा निर्णय लेने की क्षमता क्रुश्चेव के पास में थी। इसके अलावा इन्हीं के शासनकाल में बर्लिन की जो दीवार थी उसका भी निर्माण किया गया। बर्लिन की दीवार का निर्माण, बर्लिन को दो भागों में बांट दिया था इस दीवार के आधार पर। ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर वहां के लोगों को दो कैटेगरी में बांटा गया और बीच में से एक दीवार खींच दी। तो यह जो बर्लिन की जो दीवार है ये भी निकिता क्रुश्चेव के शासनकाल में ही किया गया। अब अगले बात करते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। अगले शासक थे ये। इन्होंने जितना कार्य किया उतने सोवियत संघ के इतिहास में किसी भी शासन ने नहीं किया। तो इनके बारे में थोड़ा सा अपन को डिटेल से देखना होगा। कि मिखाइल गोर्बाचेव ने ऐसा क्या कार्य किया कि सोवियत संघ काफी मजबूत आधार बना करके हमारे सामने आया, किंतु इन्हीं के शासनकाल में ये बिखर भी गया था। तीसरे जो शासक थे मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव की एक मुख्य रूप से नीति थी। इनकी दो मुख्य रूप से नीतियां थी, एक तो था खुलापन और दूसरा था पुनर्रचना। पहली जो नीति थी वो थी खुलापन और दूसरी नीति थी पुनर्रचना। खुलापन मतलब अपनी अर्थव्यवस्था को एकदम खोल के रख दो, जिसके कारण क्या होगा, अन्य देशों के कंपनियां हैं अपने देश में आएंगी, यहाँ पे फैक्ट्रियों की स्थापना होगी, कंपनियों की स्थापना होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसा आएगा टैक्स के रूप में। पुनर्रचना कि जो क्षेत्र धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर हैं या पिछड़ते जा रहे हैं उनके लिए पुनः वापिस एक नए नियम बनाओ, नई प्लानिंग बनाओ और उनको आगे बढ़ाने का कार्य करो। इसके लिए मुख्य रूप से जैसे खुलापन है, खुलापन का वहां पे सोवियत संघ में नाम रखा गया ग्लासनोस नीति। ग्लासनोस नीति, ये नाम याद रखना पड़ेगा, जो अपन हिंदी में इसको खुलापन बोलते हैं। और दूसरा है पुनर्रचना, इसको सोवियत संघ में नाम दिया गया पेरोस्ट्रोइका नीति। ये नाम आपको याद रखने हैं कि पेरोस्ट्रोइका नीति क्या है, पुनर्रचना। ग्लासनोस नीति क्या है, खुलापन। अब इनके समय में क्या राजनीतिक सुधार हुए, अब बात करते हैं इनके राजनीतिक सुधार के बारे में। जो राजनीतिक सुधार हुए उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य था इनका लोकतंत्र को बढ़ावा देना। क्या है कि सोवियत संघ में एक पार्टी का ही कार्य था, कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी, वही उसी के अंदर से नेता चुनते, और तो उसमें क्या कुछ चुनाव के समय में जो पावरफुल नेता होते थे वो फायदा उठा लेते थे। लेकिन यहाँ पर मिखाइल गोर्बाचेव ने इस प्रणाली में थोड़ा सा बदलाव किया और किस चीज पे जोर दिया था, लोकतंत्र पे जोर दिया था कि लोग जिस नेता को चाहते हैं उसको शासन बनाया जाएगा।
उसके अलावा अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से इन्होंने सेनाओं को वापस बुला लिया था। अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सेना को वापस बुलाना। अब इसमें क्या था उस समय अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने अपनी सेनाएं तैनात कर रखी थी, क्योंकि अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका भी अपना दबदबा कायम रखना चाहता था। क्योंकि यदि एशिया के ऊपर दबदबा कायम करने के लिए अफगानिस्तान उस समय की सबसे बेस्ट जगह थी, तो अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका भी अपना दबदबा रखना चाहता था और इधर से सोवियत संघ भी रखना चाहता था। ये समय है शीत युद्ध के दौर का। तो यहाँ पर सोवियत संघ ने अपनी सेना खड़ी कर दी थी। उसके अलावा कुछ पूर्वी यूरोपीय देश थे, वहां पर भी अपनी सेना भेज रखी थी, कि जिसके कारण क्या होगा, सेना के प्रभाव से वो देश है वो सोवियत संघ की का समर्थन करे, अमेरिकी गुट का समर्थन न करे। तो इन्हीं के काल में ही इस सेना को वापस बुला लिया गया। इसके अलावा इन्हीं के काल में ही जर्मनी का एकीकरण भी किया गया। जर्मनी का एकीकरण में भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये तो मुख्य रूप से हो गए राजनीतिक सुधार। अब बात करते हैं अपन आर्थिक सुधार के बारे में। ये अपने राजनीतिक सुधार हो गए हैं। अब बात करते हैं इनके आर्थिक सुधार के बारे में। कि इन्होंने क्या क्या आर्थिक सुधार किए जिससे सोवियत संघ महाशक्ति बना रहे। इसमें मुख्य रूप से इन्होंने क्या किया था, उस समय शीत युद्ध के दौरान में अमेरिका के साथ में हथियारों की होड़ लगी हुई थी। तो इस होड़ को रोकने का कार्य सबसे पहले मिखाइल गोर्बाचेव ने किया, कि अब हमें होड़ नहीं करनी है, क्योंकि जितने हथियारों की सोवियत संघ को आवश्यकता है हम ऑलरेडी बना चुके हैं, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, जैसे जैसे आवश्यकता होगी हम बनाते रहेंगे, लेकिन अब होड़ करने की बात नहीं होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा हथियार नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले आर्थिक सुधार में, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा था वो सोवियत संघ था हथियार निर्माण में खर्च कर रहा था, गोला बारूद में खर्च कर रहा था। अब उसको कंट्रोल करने की मिखाइल गोर्बाचेव ने काफी सराहनीय कार्य किया था। तो इनमें मुख्य रूप से एक तो हथियारों की होड़ पर रोक लगाना, और उसके अलावा दूसरा था इन्होंने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के भी प्रयास किए थे। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के प्रयास, मतलब कहने का अर्थ ये था, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास ये था कि लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश की गई, कि यदि लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो निश्चित रूप से देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो ये कार्य भी इन्होंने बहुत ही सोच समझ करके किया था कि किस प्रकार से इनके आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाए। उसके अलावा इन्होंने एक सोवियत संघ की एक प्रणाली थी, निजीकरण का विरोध था पहले, लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या है, निजीकरण पर विशेष जोर दिया। निजीकरण पर विशेष बल दिया। कि यदि निजीकरण होगा तो क्या होगा कि लोग रुचि लेंगे, पैसा खर्च करेंगे, और यदि पैसा खर्च करेंगे मार्केट में जो मुद्रा होती है वो प्रवाहित होगी, और मुद्रा प्रवाहित होगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, आमदनी भी होगी, उसके अलावा उनको खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो मुख्य रूप से निजीकरण पर इन्होंने विशेष जोर दिया था। लेकिन इतने अच्छे आर्थिक कार्य करने के बावजूद भी सोवियत संघ का विघटन इन्हीं के ही शासनकाल में हो गया था। मिखाइल गोर्बाचेव के शासनकाल में ही सोवियत संघ का विघटन हो गया। ये भी चीज यहीं पे लिख देता हूं, इन्हीं के शासनकाल में सोवियत संघ का विघटन। अब जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो गया
अब अमेरिका से होड़ ऑटोमेटिक समाप्त हो गई और ये दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। मतलब अब इस पूरे विश्व के सामने सिर्फ एक ही महाशक्ति बची थी, और वो महाशक्ति कौन सी बची थी? अमेरिका बच गई। सोवियत संघ बिखर गया था। इसी के साथ में अब अभी तक ये टॉपिक का हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।